नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड क्यूरियोसिटी क्लास 8 के लिए जो बुक प्रोवाइड की है उसका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले दूसरे सभी चैप्टर्स हम ऐड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, एज वेल एज चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर डिटेल में प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो टोटल इसमें बेटा प्रोब एंड पॉन्डर वाले पोर्शन में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। वो आपको सॉल्व नहीं करने हैं, वो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। मैं एडिशनली ऐड किया है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इन 3 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद टोटल 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप डिटेल में कर सकते हैं। ये सिर्फ साइंस के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर वंडर व्हाट यू माइट सी इज द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आपके चारों तरफ जो ये इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको हम माइक्रोब्स बोल रहे हैं, अगर ये इनविजिबल वर्ल्ड विजिबल हो जाए तो क्या होगा। मेरे हाथ पे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, टेबल पे, पंखे पे, दीवारों पे, हर जगह मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो ये सब माइक्रोब्स एयर में आते हैं, एयर से ट्रांसफ़र करते हैं। पोलिनेशन प्रोसेस आपने पढ़ाई है 6th-7th में। पोलिनेशन में भी माइक्रोब्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। इस टाइप के बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जहां आप माइक्रोब्स का रोल देख रहे हैं। क्या अगर अचानक से ये सब विजिबल हो जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा, क्वेश्चन है ये। आंसर है बेटा, इमेजिन सडनली बीइंग एबल टू सी द टाइनी माइक्रोब्स। आप अचानक से आप देखने लायक हो जाओ। मान लिया भगवान इस हिसाब से करे कि आपकी आइज़ काम करना शुरू करे एज गुड एज माइक्रोस्कोप, तब क्या होगा। डांसिंग इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद में बैक्टीरिया आपको दिखने लग जाएं। द पोलन ग्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, जो पोलिनेशन की बात कर रहे थे ना बेटा, जो एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स हवा में ट्रांसफर कर रहे हैं, अब आपको दिख रहे हैं। और द मिलियन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग क्वाइटली ऑन योर स्किन। मैं बताया था आपके स्किन के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर देयर। आप अपनी स्किन को देखो और घबरा जाओ, अरे यार ये क्या, इतने सारे बैक्टीरिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप खाना नहीं खा सकते अगर आप अपना हाथ को सारे माइक्रोब अच्छे से देख पा रहे हो तो आप खाना नहीं खा सकते। एंड इवन इनसाइड योर गट, आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर देयर। अगर आप उन सबको देख पा रहे हो तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। फ्रॉम द हेल्पफुल टू द हार्मफुल। अब माइक्रोब्स किस किस टाइप के बेटा, कुछ हेल्पफुल भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं। ओल्ड बुक जो NCERT ने क्लास 8 के लिए आपको दी थी, उस बुक में देखिए जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। वही चीज़ बता रहा है, जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्पफुल भी हैं एंड हार्मफुल भी हैं, दोनों टाइप से हैं बेटा। दिस हिडन वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली शेपिंग आवर लाइव्स इवन दो वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई। यह जो माइक्रोब्स वाला वर्ल्ड है, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारी लाइफ को सेव कर रहे हैं। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन दो वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई, हम अपनी नंगी आंखों से जबकि उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन केस हम देख पाए तो बेटा सच में बहुत लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। इफ़ इट विल रियली हैपन, अगर रियली ये चीज़ हुई, मोस्ट ऑफ अस विल बी अनेबल टू ईट और ड्रिंक। हमें लगेगा कि, मतलब मैं छोटे से छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, खाते वक्त पीते वक्त आपको लगेगा अरे इस पानी में इतने सारे माइक्रोब्स, मैं कैसे पीऊँ, इतने दही में, वो आपको जब चलते हुए दिखेंगे ना आप नहीं खा पाएंगे। मे बी देयर विल बी लॉट ऑफ टेंशन और स्ट्रेस इन योर माइंड। तो हो सकता है इससे आपके माइंड में बहुत सी टेंशन या फिर स्ट्रेस आ जाएगा। यही रीज़न रहा होगा नेचर ने आपको उतने माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं दिया। यही रीज़न रहा होगा नेचर ने बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, इस हिसाब से प्लान किया कि आप उतनी गहराई में देख ही ना पाएँ। आपको उतना ही जूम इन करने का आदेश मिला जितना आप सहन कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट अस लिविंग। जो ये हिडन वर्ल्ड के बारे में अभी तक आपका व्यू रहा होगा, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा। अब बोल रहा है वो कैसे चेंज हो जाएगा, द वे यू थिंक अबाउट। अभी तक आप जो साइज़ के बारे में आपको लगता था, अगर मैं एक नॉर्मल 8th क्लास के बच्चे से पूछूं कि बेटा आपको सबसे छोटा टाइनी एनिमल क्या है, तो उसके मच्छर, चींटी वो सब ध्यान में आएगी। लेकिन अब जब आपने माइक्रोब्स पढ़ लिया है, तो आप साइज़ के बारे में, लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है उसके बारे में, और एट लास्ट कि लिविंग क्या है, जिंदा चीज़ क्या है, लाइफ कहाँ है, उसके बारे में आपके सोचने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। तो एट फर्स्ट ग्लांस माइक्रोब्स माइट सीम टू स्मॉल टू मैटर। स्टार्टिंग में हमें लगता है बेटा माइक्रोब्स इतने छोटे हैं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। स्टार्टिंग में हमें लगता है माइक्रोब्स माइट सीम टू स्मॉल टू मैटर, उनका कोई मैटर ही नहीं है। बट वंस वी ट्रूली ऑब्जर्व देम, लेकिन जब हम उन्हें ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वी रियलाइज दैट दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैन डू इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स थिंग। तब हमें पता चलता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, ये क्या कर सकते हैं, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें ये माइक्रोब्स कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हमने जब चैप्टर पढ़ा था, मैं आपको एक्सप्लेन किया था, मान लिया जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं। सोचो कितनी सफाई हो रही है। और नॉट ओनली डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद कोई कुत्ता, गाय, भैंस वगैरह कुछ भी मर जाती है, तो आप देखो नॉट ओनली ये माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं, बल्कि उनको पॉजिटिव वे में मैन्योर में कन्वर्ट भी कर देते हैं, कंपोज बन जाएंगे, पूरा डिकम्पोज हो जाएंगे। दे ब्रीथ, अब माइक्रोब्स के बारे में बता रहा है, वो सांस लेते हैं, ईट खाते हैं, ग्रो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, रिप्रोड्यूस खुद बड़े होते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, इन इवन अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन भी पता है उनको। सोचिए इतना सा माइक्रोब है, अगर वो हिमालय में है एक्सट्रीम वेदर में तो वो वहाँ भी एडजस्ट कर लेगा, डेजर्ट में है तो वहाँ भी एडजस्ट कर लेगा, नॉर्मल प्लेन्स में है तो वो भी एडजस्ट कर लेगा। तो कितनी अडेप्टेबिलिटी है उसके अंदर, खाने की, पीने की, सांस लेने की, रिप्रोड्यूस करने की, इतनी अडेप्टेबिलिटी है। जस्ट लाइक लार्जर लिविंग बींग्स, जैसे हम लोग हैं बड़े लिविंग बींग्स, उनकी तरह उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सम ऑफ देम इवन लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक वॉल्केनोज एंड डीप ओशियंस। उनमें से कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिल जाएंगे आपको, जैसे मैं हिमालयस का एग्जांपल दिया आपको, डेजर्ट का एग्जांपल दिया। सिमिलरली वॉल्केनोज में, वॉल्केनो में, ओशियन में, डीप गहरे ओशियन में, अभी तक एक नॉलेज के लिए फैक्ट बता देता हूँ बेटा, 97 पार्ट ऑफ द ओशियन आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। जितना हम समुद्र के बारे में जानते हैं अभी 3% ही जानते हैं। सोचिए हम दूसरे ग्रह पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हम 97% पार्ट ऑफ द ओशियन को नहीं समझ पाए हैं। इतना सब कुछ वहाँ है। दिस challenges the idea that something has to be big to be important or complex। इस जो माइक्रोब्स के कॉन्सेप्ट में था ना, उसने चैलेंज किया किसको, उस आइडिया को कि अगर कोई चीज़ बड़ी है तभी वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर बड़ी है तभी वो कॉम्प्लेक्स है। साइज़ के बारे में हम डिस्कशन किया, अब हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब तक हमें ये फीलिंग थी कि अगर कोई साइज़ में बहुत बड़ा है, छोटा तो इजी होगा, जितना बड़ा होता जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन इसने हमारे आइडियाज़ को रिवर्स कर दिया है कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि बड़ी होगी तभी वो इंपॉर्टेंट होगी या फिर कॉम्प्लेक्स होगी। इट ऑल्सो हेल्प अस एक्सपेंड आवर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। इसने हमारे लाइफ के डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया है। जो हम लिविंग की बात कर रहे थे ना बेटा, तो हमें क्या लगता था बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ऐसा चींटी से कुछ छोटा है नहीं। लाइफ के बारे में डेफिनेशन ही चेंज कर दी। नॉट जस्ट व्हाट वी सी विद आवर आइज, जो सिर्फ हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड विद साइंस एंड क्यूरियोसिटी। ऐसा नहीं है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है बस वही साइंस है, उसके परे भी साइंस है। जैसे आप हायर क्लासेस में क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मल्टीवर्स, टाइम लैप्स, ये सब समझेंगे, बहुत 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 गहराई है साइंस में। तो वही चीज़ बोल रहा है बेटा, ऐसा नहीं है जो सिर्फ हम देख पा रहे हैं
वही साइंस है, उसके परे भी बहुत कुछ है। अल्टीमेटली इट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। यह हमें क्या बताता है? इट टीचेज अस, यह हमें समझाता है कि हमें सभी फॉर्म, लाइफ की कोई भी फॉर्म हो, छोटे से छोटा इंसेक्ट, माइक्रोब्स, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, हाथी या उससे भी बड़ा व्हेल वगैरह जो भी है, उसकी हर फॉर्म लाइफ की उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, नो मैटर हाउ टाइनी दे आर, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। एंड रिकॉग्नाइज दैट इवन द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स प्ले अ बिग रोल इन कीपिंग द अर्थ अलाइव। तो इससे हमें ये समझ में आया बेटा कि जो इवन सबसे छोटा माइक्रोब्स है वो भी अर्थ को अलाइव रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताया डिकम्पोजिशन का, मैन्योर बनने का, कंपोस्ट बनने का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमने जब समझा तो हमें समझ आया कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगे हमारे पेट में तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बायो टॉयलेट्स आजकल देख रहे हो, तो वो बायो टॉयलेट में भी माइक्रोब्स हैं। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, ये बेटा वो प्रोब एंड पॉन्डर वाले 3 क्वेश्चन हैं जो स्टार्टिंग में दिए हैं। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, आपको कैसा लगता है, आप क्या समझते हैं इस बारे में कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? भाई आपस में भी तो कुछ, जैसे हम अपने आसपास में कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, बिल्ली चूहे को खा रही है, उस टाइप से देख रहे हैं ना, वो उसको देखते ही भाग जाता है, वो उसको देखते ही भाग जाता है, कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे ही जब बड़े लेवल पे तो हमें दिख रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो क्या जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। उनका आपस में कैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर बहुत प्यार से रह रहे हैं वो लोग। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स माइक्रोब्स, तुम्हें कभी सोचा है कि जो माइक्रोब्स है इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इवन दो माइक्रोब्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, हमारी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख पा रहे, दे लिव इन ए वेरी बिजी एंड इंटरेक्टिव वर्ल्ड। वो भी बहुत बिजी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, उनको भी स्कूल जाना है। मजाक के लिए बोल रहा था बेटा, स्कूल जाने के बाद स्कूल नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ सीखते हैं, रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। These tiny living beings are constantly communicating, लगातार वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। कंपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे जंगल की बात करते हैं ना, तो जंगल में क्या है, जो पावरफुल है, माइट इज राइट, जो पावरफुल है उसी में वही सही है। तो वही चीज़ कंपटीशन इनके बीच में भी चलता है, जो दूसरे को हरा देगा वही सर्वाइव कर पाएगा, फिटेस्ट विल सर्वाइव। एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, और कोऑपरेशन भी करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, वो कोऑपरेशन भी करते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन इन द सोसाइटी, जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं ना बेटा, किसी अंकल की, पड़ोसी अंकल से लड़ाई हो जाती है, लेकिन कोई अंकल मिलेंगे आपको जो सबकी हेल्प करते रहेंगे। तो हर टाइप के माइक्रोब्स भी हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी रहता है और प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, उसी टाइप से उनके बीच में भी सब चीज़ें हैं। सब माइक्रोब्स हेल्प ईच अदर, कुछ माइक्रोब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर्मिंग कॉलोनीज, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं बेटा, जैसे हमारी कॉलोनी रहेगी ना उसी हिसाब से। और बायोफिल्म्स लाइक द प्लेग ऑन आवर टीथ, हमारे दांत के ऊपर जो प्लेग है उस टाइप से। और द स्लिम ऑन द रॉक्स इन ए रिवर, नदी के ऊपर, नदी बह रही है, नदी में पत्थर है, उसके ऊपर स्लिम जो फॉर्मेशन है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सम फाइट फॉर स्पेस, अब आगे लड़ाई की बात, अब सिर्फ प्यार मोहब्बत से थोड़ी रहेंगे बेटा। जब इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं रह सकते तो वो तो इतने छोटे माइक्रोब्स हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे। सम फाइट फॉर स्पेस एंड फूड, जगह के लिए और खाने के लिए लड़ाई करते हैं। रिलीजिंग केमिकल्स टू किल, एक दूसरे को मारने के लिए केमिकल्स छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बींग जब बेबी प्रोड्यूस करते हैं, एक बेबी प्रोड्यूस करेगा, एक एग रिलीज होगा, सिर्फ एक फीमेल एक एग रिलीज करेगी। वेयर एज अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में क्या होगा बेटा, वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, पानी के ऊपर वो अपना अंडे छोड़ के जाती है, फीमेल जो है पानी के ऊपर अंडे छोड़ेगी, मेल आके उसके ऊपर अपने स्पर्म छोड़ देगा। तो वहाँ वो एक नहीं छोड़ती, सैकड़ों छोड़ेगी, हजारों छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा इंसेक्ट आएगा, उस अंडे को खा जाएगा, तो इन केस अगर बहुत से खा भी जाए तो कुछ तो बचे ताकि उसके बच्चे पैदा हो पाए। एंड
और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रोब्स को रोकने के लिए वो कोशिश करते हैं, लाइक नेचुरल एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक है वो वही एग्जाम्पल है जहाँ जैसे हमने वो बात किया था ना अमोक्सिसिलिन के बारे में। अमोक्सिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, उसके अगेंस्ट, बायोटिक के अगेंस्ट काम करेगा, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। वही बैक्टीरिया अपने अगेंस्ट दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम किए जाते हैं। हम बैक्टीरिया लेते हैं, जब हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इट मीन्स हम बैक्टीरिया अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, सच दैट हमारी बॉडी में जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पेनिसिलिन का आपने एग्जांपल सुना होगा। अदर्स लिव इन द पार्टनरशिप, कुछ ऐसे हैं जो पार्टनरशिप करके रहते हैं कि ठीक है भाई शेयरिंग कर लेते हैं, आधा किराया तू दे दियो आधा मैं दे दूंगा। सच एज बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड प्लांट रूट्स। यहाँ बेटा किसके बारे में बात कर रहा है? जो प्लांट रूट्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं ना, यू मस्ट बी अवेयर, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। टू हेल्प देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अ विन विन रिलेशनशिप, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों के लिए विन विन है। प्लांट की रूट्स में रहेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे बेटा इस बारे में, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करेंगे और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सच दैट प्लांट उसको ऑब्जॉर्व कर पाए। इन टर्न प्लांट उसको क्या करेगा? भाई ठीक है यार, तूने मेरी इतनी हेल्प की है तो तू भी, तेरे लिए मैं खाना बना देता हूँ और तेरे लिए भिजवा दूंगा। इस हिसाब से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन आ जाएगी। दीज इंट्रैक्शन आर नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं है। रैंडम मीन्स तुक्के से कि भाई ऐसे यार ठीक है यार इसको दे दिया उसको दे दिया, नहीं, वो फुल प्लानिंग के साथ करते हैं। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, वो फुल्ली ऑर्गेनाइज है। जैसे आप लोग है ना अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज, अपने बुक्स एक जगह रखेंगे, नोटबुक एक जगह रखेंगे, अपने शूज़ घर में एक जगह रखेंगे, इस हिसाब से वो हाईली ऑर्गेनाइज है। एंड शो दैट इवन द स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म्स कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। और हमें बताता है बेटा कि जो स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म है ना, जो माइक्रोब्स, वो भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। स्टडिंग हाउ दे बिहेव टुगेदर हेल्प साइंटिस्ट डेवलप न्यू मेडिसिन। जैसे जैसे हमने उनके बिहेवियर को पढ़ा, साइंटिस्ट ने उनके बिहेवियर को समझा, तो क्या हुआ? साइंटिस्ट ने नई मेडिसिन डेवलप की, बेटर फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप की एंड इवन क्लीन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट्स को भी क्लीन करने की टेक्निक समझ के आगे। जैसे मैंने टॉयलेट का एग्जांपल दिया, ट्रेन में जो टॉयलेट्स थी, बायो टॉयलेट का एग्जांपल दिया, वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। विद दिस बेटा जो फर्स्ट वाला पोर्शन था, जो प्रोब एंड पॉन्डर में जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, वो आपके ख़त्म होते हैं। यहाँ से चैप्टर के बाद में जो 9 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम 1 बाय 1 करेंगे, फुल डिटेल में चलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस में मैंने लेवल बहुत ही अच्छा रखा है, आपको बेसिक जस्ट इंट्रो नहीं दिया है, क्वेश्चन को कैसे हिंट नहीं दिया है, पूरा डिटेल में किया है। समझते हैं कैसे। वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। बेटा उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन समझिए, किस मतलब 3 टाइप की सेल दे रखी हैं और एक कंबाइंड दे दिया, कॉमन टू ऑल 3। पूछ रहा है वेरियस पार्ट ऑफ सेल, सेल के 6 पार्ट दिए हुए हैं उसने, अभी 6 नाम दिए हमें, आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेस। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आपको अपने उस जगह पे नाम लिखना है इस डायग्राम में। तो 6 चीज़ें हैं, 3 टाइप के सेल हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, तो उनको अलग अलग लिखना है। और कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे तीनों में, उनको सेंटर में लिखना है, कॉमन टू ऑल 3 सेल्स, जो तीनों सेल में कॉमन है। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोइड्स। तो पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम प्लांट सेल से। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है क्या? हाँ सर होता है, ठीक है लिख दिया। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रहेगा बेटा? सर क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है क्लोरोप्लास्ट भी लिख देते हैं। सेल वॉल रहेगा क्या सर? हाँ हाँ पक्का रहेगा। सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों रहेगा? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, तो हमने सेल वॉल भी लिख दिया। तो प्लांट सेल में ये 3 चीज़ें हैं जो आपको प्लांट सेल में मिलेंगी मिलेंगी। एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियस बेटा एनिमल सेल में भी होगा और न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होगा। लेकिन जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस
प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो वो एनवलप, जो बाहरी एनवलप है वो नहीं है, तो जो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड सी चीज़ है, वो क्या है, ऐसे बहती हुई सी दिखाई देगी आपको अनऑर्गेनाइज वे में, तो उसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम न्यूक्लियोइड्स कहेंगे बेटा, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लियोइड रखा है। वेयर एज इसमें जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल थी, इसमें भी सेल वॉल रहेगी। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है जो एक्सक्लूसिव है। अब बात करते हैं जो तीनों में अवेलेबल है, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म सभी में होगा ही होगा, वेयर एज सेल मेम्ब्रेन भी होगी, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयरिंग। अभी आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ की है, उसको हम वन बाय वन समझते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में होगी? तीनों में बेटा क्या चीज़ है? न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा, तीनों में न्यूक्लियस नहीं होगा। मेक इट वेरी क्लियर, प्लांट में और एनिमल सेल में तो होगा, लेकिन जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट इज़ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो तीनों उसमें है, एक तो साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये आपको खुद से बढ़ना है बेटा, जब प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में इनमें क्या क्या होगा? हम साइटोप्लाज्म ऑलरेडी बता चुके हैं, वो कॉमन है, वो तो होगा ही होगा। सेल मेम्ब्रेन वो भी एनिमल सेल में होगी, अदर देन दीज न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि उसमें भी प्रॉपर डेवलप होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेगी, तो इसीलिए उसको न्यूक्लियस कहेंगे। नेक्स्ट एक अलग चीज, एक नई चीज जो इनमें से तीनों में किसी के पास नहीं है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट बेटा फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 7th क्लास में आया था। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अलावा क्या होगा बेटा, उसके अलावा सेल वॉल होगी। सेल वॉल क्यों होगी सर? क्योंकि बेटा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है। एनिमल तो मूव कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है, अंदर बाहर हो सकता है, सर्दी लगी अंदर आ जाएगा, और सर्दी लगी रजाई ओढ़ के सो गए, लेकिन क्या प्लांट कर पाएगा क्या ये सब चीज़ें? उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है, तो नेचर ने उसको एक एडिशनल सेल वॉल प्रोवाइड की है। अब बात आते हैं बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म होगा क्या? हाँ बेटा वो तीनों में है, कोई डाउट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन होगी क्या? हाँ वो तीनों में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बचा क्या? एक तो बेटा न्यूक्लियस की जगह, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा न्यूक्लियोइड? क्योंकि वो मैं बता चुका हूं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। नेक्स्ट इज सेल वॉल आ जाएगी बेटा प्रोटेक्शन के लिए। इस टाइप से मैंने एक चार्ट भी बना दिया है, एज वेल एज जैसा फिल इन द ब्लैंक्स में था वो भी आपको बता दिया है। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बहुत आसान। क्वेश्चन बहुत लंबा है, उस पर मत जाइएगा कि अरे सर इतना लंबा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बच्ची है आनंदी, तो मैं पहले भी बताया बेटा आपको कि नाम पे ज़्यादा परेशान मत होइए। आनंदी की जगह अनवी हो सकती है, आनंदी की जगह ऋषिका हो सकती है, उस पर परेशान मत होइए। आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आनंदी ने बेटा 2 टेस्ट ट्यूब ली, उनको मार्क किया A एंड B। सी पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी और इसमें भी 2 चम्मच चीनी का सॉल्यूशन डाल दिया। इन टेस्ट ट्यूब बी सी एडिड स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। इसमें क्या डाला बेटा? इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर सॉल्यूशन डाला ए वाले में। बी वाले में क्या डाला बेटा? उसने शुगर भी डाला और यीस्ट भी डाल दिया। यीस्ट जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं बेटा, वो भी ऐड कर दिया। देन सी अटैच 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून्स। उसने उसके बाद 2 मतलब इन्फ्लेटेड बैलून्स। इन्फ्लेटेड बैलून का मतलब जो फूले हुए नहीं हैं, इसको फूलाना बोलते हैं। तो बिना फूले हुए इस शेप में
जो इस शेप में दिखा रखा है ना, ऐसे दो बैलून अटैच किए हैं। ये बाद का सीन है, ये पहले का सीन नहीं, ये बाद का सीन है। अभी उसने इन्फ्लेटेड बैलून टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, शी केप्ट द सेटअप इन ए वार्म प्लेस। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसने इस सेटअप को कहाँ रखा? ये पूरा एरिया कहाँ है बेटा? वार्म प्लेस पे। वार्म मीन्स गर्म, अवे फ्रॉम द सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। कहीं गर्मी के चक्कर में आप लोग सीधा सूरज में रख दो, नहीं, घर के अंदर नॉर्मल उसमें, लेकिन थोड़ा गर्म जगह हो। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट? अब पहला क्वेश्चन अराइज कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। सेटअप बता दिया, सेटअप समझ में आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं है तो आगे चलते हैं। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days? 3 से 4 दिन, मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। 3 से 4 दिन बाद आप क्या देखोगे? सी ऑब्जर्व दैट द बैलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी। कौन सा बैलून? जो बी में अटैच है, ये वाला बैलून, वॉज इन्फ्लेटेड, उसमें हवा भर गई है। इसमें किसने हवा भरी? इसमें साइंस ने हवा भरी। इसमें किसने हवा भरी बेटा? साइंस ने। व्हाट कैन बी ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? इसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? तो एमसीक्यू टाइप है, परेशान नहीं होना है, दिखता लंबा है आसान। वाटर इवोपरेशन इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल द बैलून विद द वाटर वेपर्स। पहला ऑप्शन दिया है बेटा कि पानी का इवोपरेशन हुआ क्या टेस्ट ट्यूब बी में? यहाँ से पानी इवोपरेट हुआ और इवोपरेट होके उसने बैलून को हवा से भर दिया क्या? सेकेंड, द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अब इसके आसपास में, जैसे मैंने बताया था बेटा, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट गर्म है, तो क्या गर्म एनवायरनमेंट ने एक्सपेंड किया क्या? तो उसके अंदर हवा थी। अब एक बात बताओ बेटा, अगर एनवायरनमेंट ने इसको गर्म किया होता तो इसको भी करता, तो दोनों फूलने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। थर्ड वन, यीस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में और इस टेस्ट ट्यूब में एक ही तो डिफरेंस था कि इसमें शुगर था, इसमें शुगर प्लस यीस्ट था। तो अब वो ऑप्शन आ रहा है, यीस्ट प्रोड्यूस ए गैस, यीस्ट ने कोई गैस प्रोड्यूस कर दी होगी क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर, विच इन्फ्लेटेड द बैलून, जिसने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया। उसके बारे में समझते हैं। फोर्थ ऑप्शन, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर। चीनी, जो चीनी है वो गर्म हवा के साथ रिएक्ट की क्या? विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून। इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा एट द लास्ट, धीरे धीरे बाद में। तो ऑप्शन है शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर, शुगर वार्म एयर के साथ रिएक्ट किया क्या? विच प्रोड्यूस गैस, जिसने की गैस प्रोड्यूस की इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून। एक बात बताओ बेटा, शुगर तो इसमें भी है, शुगर इसमें भी है। अगर शुगर ही ये काम करता तो दोनों बैलून फूलने चाहिए था, लेकिन फूला कौन सा? एक। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा। इसका आंसर रहेगा सी। सी कौन सा है सर? सी बेटा यही वाला, यीस्ट प्रोड्यूसेस ए गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बैलून। ये वो यीस्ट था, खमीर था, जिसने कि बैलून को इन्फ्लेट किया। कैसे किया अब वो समझते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो गया। अगर आप सी लिख दोगे, आंसर लिख दोगे तो सही है, लेकिन अब समझाने की जिम्मेवारी, उसको फील कराने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको फील कराता हूँ कैसे हुआ, उसके लिए एक्सप्लेनेशन बनाया बेटा मैंने। अब बताओ टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था? शुगर सॉल्यूशन था। शुगर सॉल्यूशन मतलब सर शुगर इन वाटर, शुगर और पानी था, साथ में ह्यूमिडिटी। सर ह्यूमिडिटी कहाँ से आ गई? ये कहाँ से ऐड कर दिया आपने? बेटा उसने बताया तो था वार्म एयर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? वार्म है। माइक्रोब्स बेटा, माइक्रोब्स को ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर अलॉन्ग विद द मॉइस्चर। थोड़ा सा वाटर चाहिए उसको, पानी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ए में अगर शुगर सॉल्यूशन और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? स्वीट वाटर बन जाएगा, मीठा पानी बनेगा और कुछ स्पेशल नहीं होगा। लेकिन शुगर सॉल्यूशन में अगर मैं ह्यूमिडिटी ऐड किया, यहाँ तक तो सही था, अब उसमें यीस्ट ऐड कर दिया। यीस्ट अब क्या करेगा बेटा? यीस्ट फर्टिलाइज करेगा और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ, स्टार्टिंग में 10 यीस्ट के माइक्रोब्स थे, 10 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए, लाख से 1 करोड़ हुए, इस टाइप से मल्टीप्लाई करता है। और क्या पैदा करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा प्लस इथेनॉल, अल्कोहल बोल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा। तो हुआ क्या इस कहानी में? हुआ क्या,
इस कहानी में बेटा उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। इस कहानी में उसने शुगर सॉल्यूशन जब यीस्ट के साथ मिला तो यीस्ट ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते वक्त उसने एक रिएक्शन की, जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई प्लस अल्कोहल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको फुलाया है। तो इन शॉर्ट में ये कहूँ तो इसके अंदर क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई। समझ आया बेटा? तो ऑप्शन इज सी। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या बोल रहा है बेटा? सी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब। उसने एक और तीसरी टेस्ट ट्यूब ली। उसने एक तीसरी बेटा इस टाइप से टेस्ट ट्यूब ली। 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। उसने जो मान लीजिए आधा है, इतना हिस्सा 1/4 उसने किससे भर दिया बेटा? लाइम वाटर से। लाइम वाटर मतलब नींबू का पानी, यही है क्या? काफ़ी बच्चों को लगता है लाइम वाटर मीन्स नींबू का पानी। नहीं बेटा, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी। लेमन वाटर होता है जो आप सोच रहे हो। तो उसने क्या किया? उसको 1/4 लाइम वाटर से भर दिया। सी रिमूव द बैलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी। अब जो वहाँ टेस्ट ट्यूब बी में बैलून फूला हुआ था उसको वहाँ से रिमूव किया। इन सच ए मैनर दैट द गैस इनसाइड द बैलून डिड नॉट एस्केप। मैंने इस तरह से पहले पकड़ा उसको और फिर उसको रिमूव किया, सच दैट जो उसके अंदर गैस थी वो एस्केप ना कर पाए। सी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब। और यहाँ लाके बैलून लगा दिया इसके ऊपर इस टाइप से, जिसमें हवा भरी हुई थी ना बैलून की, वो इस टाइप से बेटा इसके ऊपर अरेंज कर दिया विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल। और फिर इसको हिलाया। व्हाट डू यू थिंक सी वांट्स टू फाइंड आउट? तुम्हें क्या लगता है वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमें लगा था कि जो यीस्ट ने रिएक्शन की ना बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई होगी। अब वो क्या करना चाह रही है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? वो इसका एक कंफर्मेशन टेस्ट करना चाह रही है। क्या वो CO2 ही थी या फिर कोई और गैस थी? उसका कंफर्मेशन टेस्ट है। प्राइमरी टेस्ट हो चुका है, मुझे लगा कि हाँ उसने किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है तभी तो बैलून फुला है, लेकिन उसको कंफर्म करना चाह रही है। और कंफर्म करने के लिए वो क्या करेगी बेटा? She just want to confirm that gas evolved is carbon dioxide only। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, कंफर्म करना चाह रही है। So she carried out confirmation test for carbon dioxide by passing this gas over lime water। तो उसने क्या किया बेटा? इसके अंदर गैस थी, इसके अंदर गैस थी, उसने इसके ऊपर लाइम वाटर के ऊपर से उसको पास किया। तो होगा क्या? रिएक्शन क्या होगी? लाइम वाटर उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने क्या दे दिया उसमें? लाइम वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दे दी। लाइम वाटर में क्या ऐड किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड कर दी। बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसका केमिकल नाम क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि मिल्की वाइट कलर का होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा? प्योर मिल्की वाइट कलर के का लिक्विड चेंज, इसका कलर बहुत तेजी से चेंज होगा और मिल्की वाइट कलर का होगा, प्लस थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। यहाँ तक एक नॉर्मल बच्चे के लिए सफिशिएंट है। आप और डीप में जाना चाह रहे हैं तो आप उसका केमिकल नेम, केमिकल सिंबल्स भी समझ सकते हैं। लाइम वाटर को बेटा केमिकल नेम क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल क्या रहेगा? CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एज इट इज। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कहेंगे प्लस वाटर रिलीज होगा। इसके साथ बेटा ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ए फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड। अपने खेत में बेटा उसने क्या फसल उगाई? व्हीट की, गेहूं की फसल उगा रहा था। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। उसने क्या, कौन से फर्टिलाइजर ऐड किया? एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें कि नाइट्रोजन था, वो वाला ऐड किया टू द सॉइल टू गेट ए गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या आता है बेटा? वो चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे गेहूं प्राप्त हो। गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स का मतलब है बेटा ज़्यादा मात्रा में। तो उसने व्हीट क्रॉप उगा रहा था, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड किया टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन द नेबरिंग फील्ड। उसने नेबरिंग फील्ड का वर्ड यूज क्यों किया है? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि दूसरे स्टेट में? नेबरिंग फील्ड का मतलब ये है बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा है कि वही मिट्टी जो इस फार्मर के खेत में थी, वही मिट्टी दूसरे किसान के खेत में है। मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। ये चीज़ नेबरिंग का मतलब ही यही है।
अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। अब एक दूसरा फार्मर है जो कि बीन की फसल उगाना चाह रहा है, बट सी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नॉट टू ऐड, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं ऐड कर रहा है टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फसल कम चाह रहा है, वो भी हेल्दी क्रॉप्स चाह रहा है, अच्छी यील्ड चाह रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न? पहले क्वेश्चन को समझिए। एक किसान है, अपने खेत में गेहूं उगाना चाह रहा है, तो गेहूं उगाने के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है। उसी के साइड बाय साइड दूसरा किसान है जो बीन्स उगाना चाह रहा है, लेकिन बीन उगाते वक्त वो नाइट्रोजन ऐड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया? सॉल्यूशन को समझते हैं। द फर्स्ट फार्मर प्लांटेड व्हीट विच इज़ ए नॉन लेगुमिनियस प्लांट। पहले ने क्या उगाया बेटा? व्हीट, जो कि नॉन लेगुमिनियस प्लांट है। यहाँ बेटा आपको लेगुमिनियस प्लांट और नॉन लेगुमिनियस प्लांट के बारे में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें लेगुमिनियस प्लांट कहा जाता है, जिनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया डेवलप करते हैं और एक सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जो हम अभी अभी पढ़े थे लास्ट उसमें, विन विन सिचुएशन वाला, दोनों को फायदा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया को भी और प्लांट को भी। आइए समझते हैं। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन नाइट्रोजन। जो नॉन लेगुमिनियस प्लांट होंगे ना बेटा, वो अपनी खुद की नाइट्रोजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है। सो द फार्मर हैड टू, उसको मजबूरी है, उसको हैड टू ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, उसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट हेल्प्स देम मेक प्रोटीन, एंजाइम एंड ग्रीन लीव्स। नाइट्रोजन जरूरी है, ये हेल्प करता है प्लांट्स को प्रोटीन, एंजाइम और हरे कलर की पत्तियां डेवलप करने में। बट द सेकेंड फार्मर प्लांटेड बीन्स, लेकिन सेकंड की प्लानिंग क्या थी बेटा? बीन पैदा करने की, विच आर लेगुमिनियस प्लांट। यहाँ बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, लेगुमिनियस और नॉन लेगुमिनियस। बीन क्या है? लेगुमिनियस प्लांट है। दीज प्लांट्स हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप विद माइक्रोब्स। इन प्लांट की एक स्पेशल रिश्तेदारी है, किसके साथ? माइक्रोब्स के साथ। इन देयर रूट नोडुल्स, उनके रूट में, रूट नोडुल्स के अंदर दे होस्ट बैक्टीरिया, वो अपने एक बैक्टीरिया को जगह देते हैं। आजा भाई, रह ले, मेरे यहाँ जगह है। कॉल्ड राइजोबियम, एक राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं। दीज बैक्टीरिया कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड फिक्स इट इनटू द सॉइल इन ए फॉर्म द प्लांट्स कैन यूज। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा? एयर से नाइट्रोजन लेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और प्लांट को दे देंगे। एंड कैन यूज सच दैट प्लांट्स कैन यूज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। तो क्या हो गया? एक नेचुरल फर्टिलाइजर हो गया। दैट्स वाई द बीन ग्रोइंग फार्मर डिड नॉट नीड, यही रीजन था कि जो बीन ग्रो कर रहा था ना फार्मर, उसको जरूरत नहीं पड़ी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की। द माइक्रोब्स इन द सॉइल वर ऑलरेडी डूइंग द जॉब। माइक्रोब्स नाइट्रोजन दे रहे थे सिम्बायोटिक रिलेशन से। अब समझ गए ना? मान लिया इसमें क्या है बेटा, ये प्लांट है, तो एटमॉस्फेयर में बेटा नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में होती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में होती है, 78%, यू मस्ट बी अवेयर। तो क्या है, ये प्लांट उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इन केस अगर ये मेरा प्लांट लेगुमिनियस प्लांट होगा, तो इसके रूट नोड्स में, जो इसके रूट्स होंगे ना बेटा, उसके रूट्स नोड्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आ जाएगा। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इसके यहाँ घर में रहने आ जाएगा कि मेरे को रहने के लिए जगह दे दूँ। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सॉल्युबल फॉर्म मीन्स पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स को दे देगा। अब प्लांट के रूट्स उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं और ऊपर भेज देंगी खाना बनाने के लिए, ऊपर भेज देंगे खाना बनाने के लिए। यही था ये वाला कॉन्सेप्ट। इसका थोड़ा और डिटेल में मैं बनाया बेटा, जैसे कि वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लेगुमिनियस प्लांट कौन से होते हैं और नॉन लेगुमिनियस कौन से होते हैं। लेगुमिनियस के रूट में राइजोबियम रहेगा, तो मैंने एक टेबल तैयार की है आप लोगों के लिए ताकि आप महसूस कर पाए लेगुमिनियस प्लांट कैसे होते हैं और नॉन लेगुमिनियस कैसे होते हैं। लेगुमिनियस की बात करें तो बेटा पी, मटर जिसकी सब्जी बनती है वो, बीन सेम फली, फली बोलते हैं, ग्राम चना, लेंटिल्स दाल,
जो डिफरेंट टाइप की दालें हैं ना बेटा, मसूर की दाल, चने की दाल, वो सब, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पीनट, मूंगफली वगैरह, या फिर क्लोवर जो कि घास। तो मोटे तौर पे कहूँ तो लेगुमिनस प्लांट के अंदर बेटा अधिकतर दाल आ जाएंगी। जैसे ही लेगुमिनस प्लांट आपके दिमाग में आए तो दाल आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब आप दाल के बारे में सोच लोगे तो आप सही आंसर करोगे। वेयरस नॉन लेगुमिनस में कौन सा होगा बेटा? गेहूँ, व्हीट, राइस जिसे हम चावल बोलते हैं, मेज, मक्का बोल दीजिए, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं ना वो, मस्टर्ड, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, शुगर केन, गन्ना, पटेटो, आलू, एंड एट द लास्ट कॉटन, कपास। तो अगर देखोगे तो इसकी जड़ों में राइजोबियम नहीं मिलेगा और इन सब की जड़ों में आपको राइजोबियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहल, एक बच्चे का नाम बताया, डग 2 पिट्स, उसने 2 पिट्स खोदी बेटा, 2 खड्डे खोदे, A एंड B। In her garden, in pit A, she put fruits and vegetable peels. जो पिट A थी उसने उसमें क्या क्या रखा बेटा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स के छिलके और वेजिटेबल के छिलके, एंड मिक्स इट विद ड्राइड लीव्स, और उसमें ड्राइड लीफ भी डाली। ए में उसने क्या क्या डाला? फ्रूट, वेजिटेबल पील्स प्लस ड्राइड लीफ, 3 चीजें डाली। इन पिट बी, सिट डाउन द सेम काइंड ऑफ वेस्ट। पिट बी में उसने क्या किया बेटा? सेम टाइप ऑफ वेस्ट। सेम टाइप ऑफ वेस्ट का मतलब बोल रहा है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स डाले विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीफ। विदाउट, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइड लीफ नहीं ऐड किए हैं उसने, तो उसने सिर्फ 2 ही चीज़ें डाली। सी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल, दोनों पिट्स को मिट्टी से ढक दिया, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स, दोनों पिट को छोड़ दिया और 3 वीक तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया। व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेस्ट? अब क्वेश्चन राइज होता है वो क्या टेस्ट करना चाह रही है। साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बताता हूँ बेटा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। जब भी आपको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना हो तो 3-4 जितने भी वेरिएबल हैं तो कोशिश कीजिए उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज कीजिए, और बचे हुए मान लिया 4 वेरिएबल हैं, 3 को फिक्स रहने दीजिए, 1 को चेंज कीजिए। तो वही तो ये कर रहे हैं। अब देखो उसने 3 चीज़ें ऐड की, फ्रूट, वेजिटेबल एंड क्या था ये अपना ड्राई लीफ, 3 चीज़ें ऐड की। अब इस 3 चीज़ों में से उसने ड्राई लीफ को ऐड नहीं किया, दूसरे वाले में 2 चीज़ें ऐड कर दी, तो तीसरा चीज़ को चेक करना चाह रही है। ड्राई लीफ का वो चेक करना चाह रही है कि ड्राई लीफ कैसे बिहेव करती है, ड्राई लीफ का क्या रोल है, क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बिना उससे सर्वाइव कर लूँगी, क्या मैं बिना उसके कंपोस्ट बना पाऊँगी, वो सब चीज़ देखना चाह रही है। तो आंसर है व्हाट इज स्नेहल ट्राइंग टू टेस्ट, वो क्या टेस्ट करना चाह रही है? स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर मिक्सिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स विद ड्राई लीफ, इंपॉर्टेंट क्या है? ड्राइड लीफ, सूखी पत्तियां, हेल्प इन फास्टर, क्या ड्राई लीफ उसको फास्ट करेंगी क्या, या बेटर डिकम्पोजिशन कर देंगी क्या? बेटर डिकम्पोजिशन कर देंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद बनाना, हिंदी लैंग्वेज में कंपोस्ट खाद बनाना, जिसको हम मैन्योर भी बोल सकते हैं। कंपेयर टू डंपिंग किचन वेस्ट अलोन, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट डालूं और उसमें ड्राई लीव्स ना डालूं तो क्या फ़र्क रहेगा, समझिए। पिट ए में उसने क्या क्या ऐड किया बेटा? 3 चीज़ें, फ्रूट्स के पील, वेजिटेबल पील, सब्जी के छिलके और ड्राई लीफ। लेकिन पिट बी में उसने फ्रूट तो डाला, वेजिटेबल पील्स भी डाला, लेकिन ड्राई लीफ नहीं डाली, और यही वो चेक करना चाह रही है। तो समझते हैं, जैसे बेटा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फ्रूट पील्स में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे अवेलेबल रहेंगे नाइट्रोजन की फॉर्म में, वेयरएज वेजिटेबल पील्स में फिर से नाइट्रोजन अवेलेबल रहेगा। तो होगा क्या, पिट बी को नाइट्रोजन खूब अच्छी खासा मात्रा में मिल रहा है, पिट बी को नाइट्रोजन मिल रहा है, पिट ए को भी नाइट्रोजन मिल रहा है, लेकिन ड्राई लीफ में क्या होता है? कार्बन होता है, एंड दिस विल मेक द डिफरेंस, दिस विल मेक द डिफरेंस। पिट ए में नाइट्रोजन भी है प्लस कार्बन भी है। पिट ए में क्या है बेटा? नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, लेकिन पिट बी में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है बेटा? इन पिट ए से मिक्स ग्रीन वेस्ट, दैट इज वेट किचन वेस्ट विद ब्राउन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट को ऐड किया उसने बेटा, ब्राउन वेस्ट, जिसे हम ड्राई लीफ भी बोलते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। जब आप आंसर लिखेंगे बेटा तो ये वर्ड आना बहुत जरूरी है आपके आंसर में, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है इसका। विच हेल्प्स
टू माइक्रोब्स ब्रेक डाउन द वेस्ट मोर एफिशिएंटली, जिससे होगा क्या, माइक्रोब्स को वेस्ट को इजीली तोड़ पाएंगे, एफिशिएंटली तोड़ पाएंगे। द मिक्सचर अलाउज बेटर एयर सर्कुलेशन। अब ये बताओ बेटा, जब पत्तियां होंगी, अब उसके अंदर सूखी पत्तियां हैं, तो सूखी पत्तियां कुछ गैप रखेंगी, तो गैप रखेंगी तो होगा क्या, एयर सर्कुलेशन अच्छे से बन पाएगा, हवा अंदर जा पाएगी। अगर सब कुछ पैक कर दूंगा, सील कर दूंगा, तो माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एयर सर्कुलेशन जरूरी है। रिड्यूसिंग बैड स्मेल, स्मेल जो बैड से गंदी स्मेल आती है वो कम हो जाएगी। एंड स्पीडिंग अप द डिकम्पोजिशन, और जो मेरा डिकम्पोजिशन, जो मेन पर्पज था कंपोस्ट बनाने का, डिकम्पोजिशन वाला, वो अच्छे से हो पाएगा, तेज हो जाएगा। इन पिट बी द सेम वेस्ट वॉज डम्प्ड, पिट बी में भी सेम वेस्ट था विदाउट एनी ड्राई मटेरियल, कोई ड्राई मटेरियल नहीं था। दिस में रिजल्ट इन टू मच मॉइस्चर, तो जब ड्राई मटेरियल नहीं था तो उससे क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, विच कैन कॉज द वेस्ट टू रोट स्लोली। तो वेस्ट क्या है बेटा, इन स्पाइट ऑफ कंपोजिशन के, कंपोस्ट बनने की जगह होगा क्या, वो रॉट करना शुरू कर देगा, सड़ना शुरू कर देगा। स्मेल बैड, और गंदी स्मेल आएगी। एंड रिड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी, और उससे क्या होगा बेटा, माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। कंक्लूजन जो उसने ड्रॉ किया होगा स्नेहल ने, वो देखते हैं। सी इज टेस्टिंग वेदर बैलेंस्ड कंपोस्टिंग, वो बैलेंस कंपोस्टिंग की बात कर रहा है, विद बोथ वेट एंड ड्राई वेस्ट, दोनों को मिला के, वेट और ड्राई, इज मोर इफेक्टिव देन यूजिंग वेट वेस्ट ओनली, कि वेट और ड्राई दोनों अच्छा करेंगी या सिर्फ और सिर्फ वेट। आफ्टर 3 weeks पिट ए इज लाइकली टू शो मोर एडवांस डिकम्पोजिशन एंड लेस फोर ऑर्डर। 3 वीक के बाद वो क्या देखेंगे कि जो पिट ए में था उसमें अच्छा खासा डिकम्पोजिशन हुआ होगा, अच्छी कंपोस्ट खाद बनेगी, गंदी स्मेल नहीं रहेगी, और सब अच्छा होगा। विद दिस हमारा 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेटा। 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रोब्स। आपको इनको बस पहचानना है। ये जो आई यूज़ किया है ना बेटा, आई वर्ड का मतलब है ये माइक्रोब अपने बारे में बता रहा है। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, मैं हर टाइप का एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं एक ऐसा बैक्टीरिया हूँ, मैं एक ऐसा माइक्रोब हूँ जो हर जगह, हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड इनसाइड योर गट, गट मीन्स आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्या मिलता है, सभी बता देंगे सर, बैक्टीरिया रहेगा। तो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहेगा जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं एक ऐसा माइक्रोब हूँ जो ब्रेड में यूज़ किया जाता हूँ और केक में यूज़ किया जाता हूँ। और करता क्या हूँ, मेरा रोल क्या है, मैं उन दोनों को सॉफ्ट बना दूंगा और फ्लफी बना दूंगा। देखते हो ना, केक ब्रेड फ्लफी रहेंगी, वो किस कारण से होगा। आंसर इज यीस्ट। उसमें क्या होगा बेटा, यीस्ट मिलेगा। हाउ डज यीस्ट मेक ब्रेड फ्लफी। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यीस्ट ब्रेड को कैसे फ्लफी बना देगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो यीस्ट के बारे में थोड़ा गहराई में समझेंगे, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। यीस्ट इज ए फंगस। यीस्ट बेटा एक फंगस का ही पार्ट है, एक फंगस की एक टाइप है, ठीक है। दैट फीड्स ऑन द शुगर इन द डो, जो शुगर से अपना पेट भरता है। जो आटा है ना, आटे में शुगर है, उससे अपना पेट भरता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। जब यीस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो क्या करेगा, इट अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, विच गेट्स ट्रैप्ड इन द डो फॉर्मिंग बबल्स। जब यीस्ट बेटा आटे में फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, तो क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो आटा फूल जाएगा, वही बता रहा है। फॉर्मिंग बबल्स बनाएगा। प्लस क्या करेगा, अल्कोहल विच इवोपरेट्स ड्यूरिंग बेकिंग। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या पैदा होगा, इसके अल्कोहल पैदा होगा, जो कि एट द टाइम ऑफ बेकिंग, जब हम बेकिंग करेंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द डो टू राइज। आटा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलने लगेगा, मेकिंग द ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी विद एयर पॉकेट्स। तो उससे क्या होगा, जो हमारी ब्रेड या फिर केक, वो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्लफी हो जाएंगे। क्यों, एयर पॉकेट्स के कारण। उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फूल रही है ना, बबल्स बना रही है, तो जब आटा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो उसके अंदर एयर पॉकेट्स आ जाएंगी। और एयर पॉकेट्स क्या करेंगी, आटे को सॉफ्ट बना देंगे और फ्लफी बना देंगे, इसलिए वो नरम नरम महसूस होता है।
थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स। पल्स क्रॉप्स में कि जड़ों में रहता हूँ, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। मैं एक ऐसा माइक्रोब हूँ जो पल्स, जो ग्रेन्स हैं, मीन्स दाल टाइप के जो भी ग्रेन्स हैं ना, दालें, लेंटिल्स, बीन्स, उन सब की जड़ों में रहता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। एक क्वेश्चन अच्छा दिया है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना है बेटा, टू टेस्ट दैट माइक्रोब्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, उन्होंने आपको पहला ही वर्ड डियर यंग साइंटिस्ट बोला था, और यहाँ मुझे लगा ये बड़ा क्वेश्चन जब मैं देखा कि रियली में वो आपको कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ही फील कराना चाह रहे हैं, आपको साइंटिस्ट ही बनाना चाह रहे हैं। तो उसने आपको बोला कि एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कीजिए। सोचिए 8th क्लास के बच्चों को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए बोला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, आप चेक कीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिएगी। ऑप्टिमल टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, ऑप्टिमल टेम्परेचर जिस पे वो ग्रो कर सकता है, एक ऐसा टेम्परेचर जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा की चीज़ क्या चीज़ चाहिए, एयर चाहिए, एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। ये 3 चीज़ें चाहिए उसके अपने ग्रोथ के लिए। समझते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। तो आप जब डिज़ाइन करेंगे बेटा, उसके कुछ स्टेप्स रहेंगे। भगवान करे आप लोग रिसर्च के लिए जाएं और इंडिया को बहुत आगे लेके जाएं। जब आप रिसर्च करोगे ना, तब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा। ये थोड़ा छोटे लेवल पे है, हायर लेवल पे जब हम एमफिल वगैरह पे कर रहे थे, तब हमने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, जो आपके लिए आपसे रूबरू करा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड टू ग्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। टेस्टिंग टेम्परेचर, हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, टेम्परेचर को, एयर को और मॉइस्चर को। जो 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं वही चेक करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, गोल क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव। हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, टू ऑब्जर्व हाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, एयर या टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों को हम, इनकी प्रेजेंस भी चेक करेंगे और इनकी एब्सेंस भी चेक करेंगे। इन 3 चीज़ों की अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन 3 चीज़ों को घटा बढ़ा के, प्रेजेंस करके, एब्सेंट करके चेक करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उस टाइप से। मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए हम क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। 4 जार चाहिए बेटा हमें, या फिर 4 बर्तन चाहिए। ब्रेड स्लाइस या फिर राइस, स्प्रे बॉटल विद वाटर, वाटर को स्प्रे करने के लिए बॉटल, प्लास्टिक रैप, जब हमें सील पैक करना है ना कि एयर अंदर ना जा पाए, तो उसके लिए एक प्लास्टिक रैप चाहिएगा। रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, मार्कर एंड लेबल। हर एक कंटेनर को मार्क करने के लिए या तो हम लेबल बना लें या फिर मार्कर्स का यूज़ करके वो कर लें। अब सेटअप में हम करेंगे क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ कहानी शुरू होती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने 4 कंटेनर लिए, ए बी सी डी, उनके ऊपर मार्कर लगा दिया, निशान लगा दिए कि भाई ये ए है, ये बी है, बी सी है, डी है। तो पहले वाले में, ए में, मैंने मॉइस्ट ब्रेड डाली, ब्रेड को गीला करके डाला। ब्रेड की जगह आप राइस भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रेड को गीला करके, स्प्रे करके पानी डाला और रख दिया। लूजली कवर्ड, लूजली कवर्ड का मतलब क्या है बेटा, मॉइस्ट ब्रेड का मतलब क्या है, मैंने उसको मॉइस्चर दिया। लूजली कवर्ड का मतलब क्या है, मैंने उसको एयर भी दी। एंड थर्ड वन इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स उसको एम्बिएंट टेम्परेचर दिया, उसके हिसाब से जहां वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, एक ऐसा टेम्परेचर भी दिया। इट मीन्स मैंने सभी के सभी कंडीशंस, 3 कंडीशन की बात कर रहे थे, तीनों की तीनों उसे दी। इसमें मैंने क्या किया, तीनों चीज़ें उसे दी। बी में ब्रेड कैसी दी, मैंने ड्राई दी, मॉइस्चर उसे नहीं दिया। इसका मतलब मॉइस्चर नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ एयर दिया और रूम टेम्परेचर सही दे दिया, यानी 2 चीज़ें दे दी। देखो इसमें मैंने तीनों चीज़ों पर टिक किया है, लेकिन इसमें ड्राई ब्रेड, मॉइस्चर मैंने नहीं दिया, एयर एंड टेम्परेचर दिया। तीसरी वाली में मैंने मॉइस्चर दे दिया, अब की बार मॉइस्ट ब्रेड दी है, मीन्स मॉइस्चर दिया है, सील्ड एयर टाइट, लेकिन एयर देना बंद कर दिया उसको।
एयर नहीं दिया, रखा उसको सेम टेम्परेचर पे ही, टेम्परेचर मैंने उसे दिया। समझो, साइंटिफिक एटीट्यूड समझो। पहले चारों चीज़ दी, फिर एक चीज़ निकाल ली, दूसरे में दूसरी चीज़ निकाल ली, लेकिन पहली दे दी, पहली दे दी, मतलब एक ही वेरिएबल को चेंज करेंगे। एंड फोर्थ में अगेंस्ट मॉइस्ट ब्रेड दी है, इसका मतलब मैंने मॉइस्चर दिया है, एयर लूजली कवर किया, एयर दिया है। अब की बार उसे टेम्परेचर नहीं दिया, लो टेम्परेचर पे रखा। अब समझ गए एट द लास्ट कि इस वाली कंडीशन में मैंने सभी चीज़ें दी, इस वाले में मॉइस्चर नहीं दिया, एयर नहीं दिया, एंड इसमें टेम्परेचर नहीं दिया। अब होगा क्या, 4 से 5 दिन बाद जब मैं उसे चेक करूँगा तो जार ए में जहाँ सब कुछ कंडीशन आइडियल थी, तीनों चीज़ें जो उसको चाहिए थी मैंने दी थी, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। मोस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे बेटा किसी भी बच्चे को आप अगर एक बैलेंस डाइट दोगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ अच्छे से दोगे, तो होगा क्या, वो अच्छे से ग्रो करेगा। वही हुआ, ये बच्चा भी अच्छे से ग्रो किया। लेकिन जिस बच्चे को मैंने मॉइस्चर नहीं दिया था, तो लिटल और नो ग्रोथ, या तो बहुत थोड़ी ग्रोथ होगी या होगी नहीं। जब एयर नहीं है तो लिमिटेड ग्रोथ होगी। जब जार डी में कोल्ड स्लोड इट डाउन, तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर नहीं दिया तो वो तो बिल्कुल ही मिनिमम ग्रोथ होगी, बिल्कुल ही मिनिमम ग्रोथ होगी। टेम्परेचर तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे घरों में अब आपको समझ आ गया होगा कि मम्मी सब्जी, फ्रूट्स, पका हुआ खाना अगर बच जाता है तो उसे फ्रिज में क्यों रखती है, क्यों रखती हैं, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम ग्रोथ होगी। फ्रिज में टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो माइक्रोब्स ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए ये ज़रूरी है। कंक्लूजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड, अब आपको क्या पता चला, मॉइस्चर चाहिएगा उसको, वार्म टेम्परेचर चाहिएगा और एयर चाहिएगा ही चाहिएगा फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। अगर इनमें से कुछ भी मिस हो रहा होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ स्लोज डाउन और स्टॉप। तो माइक्रोबियल ग्रोथ या तो स्लो डाउन हो जाएगी या फिर बिल्कुल रुक जाएगी। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टेक 2 slices of bread, place 1 slice in a plate near the sink। उसने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए, उसमें से एक स्लाइस को प्लेट में रखा और सिंक के पास रख दिया। सर ये सिंक क्या होता है, सिंक के पास क्यों रखा? सिंक बेटा जहाँ आप हैंड वॉश वगैरह करते हैं, मम्मी बर्तन धो रही हैं या फिर आप हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं ना, वो जगह उसने क्यों सेलेक्ट की? वो जगह उसने इसलिए सेलेक्ट की बेटा क्योंकि सिंक के पास पानी का एनवायरनमेंट रहेगा और गर्मी तो रहती ही है, तो गर्मी और पानी मिलकर बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी बन जाएगी, एक ह्यूमिड वेदर बनेगा वहाँ का। सिंक के आसपास का एरिया ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिडिटी, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उसने क्या किया बेटा, एक ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। उसे कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया? ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, दूसरे स्लाइस को कहाँ रखा उसने? रेफ्रिजरेटर में। जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जैसे ही रेफ्रिजरेटर में रखेंगे उसके अंदर माइक्रोब्स पनपना बहुत ही कम हो जाएंगे। कंपेयर आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद चेक करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, हम ऑलरेडी बहुत डीप में जा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यही तो किया था, सेम एज इन लास्ट क्वेश्चन। यू हैव प्रोवाइडेड बेस्ट कंडीशन। आपने जो फर्स्ट स्लाइस ली थी उसको आपने सबसे अच्छी कंडीशन दी, बेस्ट कंडीशन दी माइक्रोब्स को डेवलप होने के लिए। क्या क्या दिया आपने? मॉइस्चर दिया, पानी था ना वहाँ आसपास में, टेम्परेचर दिया, हाँ सर दिया, क्योंकि उसको खुले में रखा, रूम टेम्परेचर रखा, और एयर दिया फॉर स्लाइस 1। स्लाइस 1 के लिए आपने तीनों चीज़ें दी, मॉइस्चर भी दिया, टेम्परेचर भी दिया, एयर दिया। वेयरएज स्लाइस 2 के लिए आपने क्या किया? मॉइस्चर नहीं दिया, लो टेम्परेचर पे रखा, टेम्परेचर भी नहीं दिया, और हवा भी कम थी, सर्कुलेशन भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, जैसे बेटा क्वेश्चन 6 में हुआ वही यहाँ होगा? सेम हेयर, माइक्रोब्स विल मल्टीप्लाई एंड डेवलप इन स्लाइस 1 ओनली। जो पहली ब्रेड होगी उसमें तो माइक्रोब बहुत खुल के पैदा होंगे, बड़ी मस्ती करेंगे, लेकिन स्लाइस 2 में नहीं करेंगे। इसीलिए मम्मी आपकी ब्रेड को फ्रिज में रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे। दही को जब एक दिन रख लिया, मैंने रात में जमाया दही, नेक्स्ट डे दही जम के तैयार हो गया। अब मैंने क्या किया, उसको उस दिन कंज्यूम नहीं किया, उसको एक दिन और रख दिया, तीसरे दिन के लिए एक दिन और रख दिया, जमने के बाद एक दिन और एक्स्ट्रा रख दिया। इट बिकम्स मोर सोर।
अगर मैं उसी दिन खा लेता तो वो खट्टा था, दही का नेचर खट्टा होता है, लेकिन अगर मैं उसे अगले दिन कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो और ज़्यादा खट्टा हो गया। What can be two possible explanation for this observation? यहाँ उसने क्या पूछा बेटा, दो एक्सप्लेनेशन पूछे इस ऑब्जर्वेशन के। तो पहला तो आप लोगों को सबको पता है, मुझे ना तो डीप में जाने की जरूरत है, लेकिन आपको अंदाजा है। हुआ क्या, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपको पता है बेटा, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर जब हम एसिड बेस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और वो होता किस कारण से है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया रहेगा जो डेवलप करते हैं, यही रीज़न होता है। हाँ, मैं आपको बता भी दूँ, मैं अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे पता चला बच्चों को यही नहीं पता है कि दही को जमाते कैसे हैं। उनको लगा कि दूध को मम्मी क्या करेंगी, दूध को अगर फ्रीजर में रख देंगी तो दही जम जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, मैं बच्चों से यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उनको लगा कि दही को अगर मैं नॉर्मल दूध को रात में फ्रिज में रख दूंगा तो दही जम जाएगी। बेटा उससे तो आइसक्रीम जमेगी, दही नहीं जमेगी। दही को बल्कि हम मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखेंगे, थोड़ा गर्मी में रखेंगे और उसमें क्या है, दूध लिया, दूध में थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम दही ऐड कर देंगे, और ये जो 10-20 ग्राम कल वाला दही था, इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होंगे। अब ये लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया इसके अंदर जाके पूरी रात ओवरनाइट उसको रख देंगे कवर करके, ताकि वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएं, डिवाइड हो जाएं और इतना तेज़ी से रिप्रोड्यूस करें कि सारे दूध को दही बना दें। इस तरह से दही जमता है। कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम से रहेगा, लाइक लैक्टोबैसिलस। When कर्ड इज लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं एक दिन के लिए, जैसे इस एग्जांपल में छोड़ा, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्टर। तो अगर ओवरनाइट रखता हूं तो बेटा जो लैक्टोबैसिलस हैं वो इतने डेवलप होते हैं कि वो खाने के लिए बढ़िया होता है, लेकिन अगर उसको मैं 2 रात 3 रात अगर छोड़ते जाऊं तो वो खराब होता जाएगा, वो इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा। दे कन्वर्ट मोर लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है ना, इनटू लैक्टिक एसिड, यानी जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने की उनकी जिम्मेवारी है, उसको इतना ज़्यादा कन्वर्ट कर देंगे, मेकिंग द कर्ड मोर सोर। कर्ड हमारी बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, वार्म टेम्परेचर एक्सेलरेट्स फर्मेंटेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है बेटा इसका, कि जो टेम्परेचर अगर मैं राइज कर रहा हूँ ना तो उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन बढ़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, हायर टेम्परेचर्स लाइक ड्यूरिंग द डे, जैसे नाइट के हम ओवरनाइट रखते हैं, ओवर डे नहीं रखते, ओवरनाइट रखते हैं क्योंकि नाइट का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर मैं उसको हायर टेम्परेचर पे रख रहा हूँ तो उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन बहुत तेज़ हो जाएगी, लाइक ड्यूरिंग द डे। जैसे दिन में अगर फर्मेंटेशन कराएंगे तो जल्दी हमारा तैयार हो जाएगा। दिस अलाउज बैक्टीरिया टू वर्क मोर एफिशिएंटली एंड क्विकली। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया बहुत एफिशिएंटली होगा और क्विकली तेज़ी से होगा, इंक्रीजिंग एसिड प्रोडक्शन, और उससे एसिड प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। द लॉन्गर इट इज़ लेफ्ट आउटसाइड द मोर सोर इट गेट्स ड्यू टू ऑनगोइंग एसिड फॉर्मेशन। जितना आप उसको बाहर रखोगे, जितने घंटे जितने दिन बाहर रखोगे, इट विल गेट मोर सोर, उतना खट्टा होता जाएगा ड्यू टू ऑनगोइंग एसिड फॉर्मेशन के कारण। यही चीज़ आपने देखा होगा शादी वगैरह में, जब शादियाँ वगैरह होती है ना, तो जो हलवाई आएगा वो क्या करता है बेटा, दिन में दही जमा देगा और कुछ ही घंटों में दही तैयार भी हो जाती है। वेरएज हमारी मम्मी ओवरनाइट रखती हैं उसको रात में धीरे धीरे जमने के लिए, लेकिन हलवाई क्या करेगा, फटाक से उसको तैयार कर देगा। विद दिस बेटा हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा फॉर्मेट उसने चेंज कर दिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज किया, अदरवाइज क्वेश्चन वही है, थीम वही रहेगी। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। इसमें सेटअप को देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए सॉल्यूशन में क्या होगा। पहली बात देखो क्या क्या था, इस ए में क्या क्या था बेटा, वार्म शुगर सॉल्यूशन। वार्म मीन्स टेम्परेचर, वार्म मीन्स टेम्परेचर, उसने टेम्परेचर दिया, सेकंड शुगर दिया एंड थर्ड यीस्ट दिया। ये वही क्वेश्चन आ गया, तीनों चीज़ें दी हैं उसने। तो फ्लास्क ए में क्या होगा बेटा, उसने टेम्परेचर दिया, शुगर सॉल्यूशन दिया, यीस्ट दिया, पैदा क्या होगा, हम डिस्कशन कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा और इथेनॉल, इथेनॉल बोल दीजिए, अल्कोहल बोल दीजिए, ये पैदा होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, अब इस सेटअप के बाद मेरे पास यहाँ क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है,
नेक्स्ट में मूव करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। अब टेस्ट ट्यूब बी को देखते हैं। सर टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाल दिया, वही चीज़ तो है, लाइम वाटर। उसने लाइम वाटर ऐड किया है। लाइम वाटर बेटा चूने का पानी। चूना कहाँ होता है सर, रियल लाइफ में तो देखा नहीं, आप सब लोगों ने देखा है। हमारे घरों में जो वाइट वॉश है वो चूना ही तो है, या फिर कुछ लोग आपने देखा होगा जो तम्बाकू में मिलाते हैं वो भी चूना ही है। तम्बाकू के अंदर वाइट कलर का एक वो रहता है, वो भी चूना ही है। हमारे टाइम में जो वाइट वॉश होती थी ये इस डिस्टेम्बर के फॉर्म में नहीं होती थी। हमने देखा है बेटा, ऐसे चूने के बड़े बड़े पत्थर आते थे, फिर उसको एक ड्रम में या फिर मटके में हम ऐसे डाल देंगे चूने में, वो चूने को जो चूने के स्टोन हैं उनको डाल देंगे, उसमें पानी मिला देंगे, तब वो लाइम वाटर बनता था। वही लाइम वाटर यहाँ उसने यूज़ किया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में आप क्या ऑब्जर्व करते हो आफ्टर 4 आवर्स। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। लाइम वाटर में क्या ऑब्जर्व करोगे। अब ये बताओ बेटा, ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया जहाँ मैं 2 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी में बैलून फूल गया था मेरा, और मैंने उस बैलून को निकाला और लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगा दिया। यहाँ भी तो वही हुआ है। यहाँ ये टेस्ट ट्यूब में हमारी CO2 तैयार हुई, CO2 को मैंने पास कर दिया कहाँ, लाइम वाटर के ऊपर। लाइम वाटर के ऊपर से जब भी CO2 पास होगी तो लाइम वाटर और CO2 रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, जो कि कैसा होगा, मिल्की वाइट कलर का होगा। सर हम किए तो हैं, बहुत तेज़ी से वाइट कलर का हो जाएगा, वही चीज़ इसमें होगी। फ्लास्क बी, टू कंफर्म दैट गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ये कंफर्म करने के लिए, ये कंफर्मेशन के लिए है ये बेटा, ये वाला पोर्शन जो है ये कंफर्मेशन के लिए है कि जो मैंने प्रोड्यूस किया वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। We have to carry out confirmation test for carbon dioxide by passing this gas over lime water। लाइम वाटर के ऊपर से मैंने गैस पास कर दी, और जब लाइम वाटर का कलर चेंज हो गया, किस कलर में, मिल्की वाइट कलर में, तो मुझे पता चल गया दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कब बनेगा, अगर ये गैस मेरी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये जो गैस इवॉल्व हुई थी CO2 ही थी। थर्ड पार्ट, व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अब थर्ड पोर्शन में पूछ रहा है बेटा, अगर मैं यहाँ ये यीस्ट को निकाल दूं तो क्या होगा। यू कैन इजीली आंसर। वार्म सॉल्यूशन है, वार्म शुगर सॉल्यूशन है, क्या करेगा बेचारा। अगर एक मीठा पानी है जो गर्म रखा है थोड़ा सा, तो कुछ चेंज होगा क्या, कुछ नहीं होगा। सर वो मीठा पानी रहेगा, मैं उसको उठा के पी लूँगा, ये मत करना गलती से भी, ठीक है बेटा। इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, नो रिएक्शन वुड हैव टेकन प्लेस। कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, एंड इट वाज ओनली स्वीट वाटर ओनली। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो सिर्फ क्या होगा, मीठा पानी होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 2 के डिटेल क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। ये जो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी है। टीचर कैन ऑल्सो कंसल्ट। मैंने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप कभी स्विमिंग पूल गए हो। स्विमिंग पूल में जब आप जाओगे ना बेटा, तो मान लिया स्विमिंग पूल में इस टाइप से पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल का डिज़ाइन इस टाइप से होता है, इस तरह का। नीचे का दिखा रहा हूँ बेटा, ये साइड व्यू। तो स्विमिंग पूल में पता है डिज़ाइन क्या होगा कि यहाँ तक एक को कोई मार्केशन रखेंगे कि यहाँ तक जो स्विमर्स हैं वो ही इससे आगे जा सकते हैं, जो अच्छे से तैरना जानते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो इस हिस्से में रहें। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट कम है। अगर आपको तैरना आ गया है तो आप गहराई में जाइए, और गहराई में जाइए, और गहराई में जाइए, या फिर पूरा एक्सट्रीम तक जाइए। मैंने इस क्वेश्चंस को तैयार करते वक्त इसी टाइप की टेक्नोलॉजी तैयार की है। अगर सिर्फ आप ABC ऑप्शन चाह रहे हैं तो आप यहीं रहिए। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं, आप चाह रहे हैं कि डिटेल में मैं बच्चों को बता पाऊँ, तो जितना गहरा आप जाना चाहते हैं जाइए, और आपको मज़ा आएगा। विद दिस मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। संदीप शर्मा, जय हिंद, जय भारत।